इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 5 सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज़। मतलब हमारे सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंसेस है उनके स्टेट्स और प्रॉपर्टीज़ को हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। स्टेट मतलब क्या होता है अवस्था, और प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या होते हैं गुणधर्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या दिया है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आपको क्या करना है, देखिए टेक पीस ऑफ वैक्स इन अ बाउल एंड हीट देम ऑन अ कैंडल और स्पिरिट लैम्प। आपको मोम के कुछ टुकड़े लेने हैं एक बाउल में और फिर उसको कैंडल या फिर स्पिरिट लैम्प पे गर्म करना है, हीट करना है। तब आप क्या देखेंगे, वो जो वैक्स है वो मेल्ट होने लगेगा, और फिर जब वो मेल्ट हो जाए तब आप उसको कहाँ पे रखिए, देखिए नाउ कीप द सेम बाउल इन अ कोल्ड वाटर। फिर उसी बाउल को आप कोल्ड वाटर मतलब ठंडे पानी में रख दीजिए। तब आप क्या देखेंगे कि जो वैक्स है वो सॉलिड स्टेट में जा चुका होगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जब सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। फिर देखिए यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है, कैन यू टेल, रीड दिस लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस। स्प्रिट कैम्फर मतलब कपूर, पेट्रोल घी, कोकोनट ऑयल, नेप्थलीन बॉल्स मतलब फिनाइल की गोली, अमोनियम क्लोराइड। विच वंस फ्रीज इन विंटर, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो विंटर में फ्रीज हो जाता है, मतलब जम जाता है। तो कौन सा जम जाता है, एक तो घी और दूसरा कोकोनट ऑयल। जब विंटर सीजन होता है तो घी कैसे जम जाता है और कोकोनट ऑयल भी जम जाता है। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच लिक्विड हैव यू सीन चेंज इनटू अ वेपर। मतलब ऐसा कौन सा लिक्विड है जो चेंज होता है वेपर मतलब गैस में। तो कौन सा ऐसा लिक्विड है, देखिए एक तो स्प्रिट है जो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, और पेट्रोल भी गैस में चेंज हो जाता है। फिर विच सॉलिड्स डायरेक्टली चेंज इनटू द गैस स्टेट। अब इनमें से ऐसा कौन सा सॉलिड है जो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। तो एक तो यहाँ पे कैम्फर है मतलब कपूर, अगर उसको हम खुला छोड़ देंगे तो वो उड़ जाता है, मतलब गैस बन के उड़ जाता है। और नेप्थलीन बॉल्स मतलब फिनाइल की गोली, और अमोनियम क्लोराइड। ये तीनों सब्सटेंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं। वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दिस, मतलब हमने क्या सीखा। द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस इफ इट इज हीटेड और कूल, मतलब अगर सब्सटेंस ठंडा या फिर गर्म होता है तब उसका स्टेट चेंज हो जाता है। फिर एवरी सब्सटेंस इन आवर सराउंडिंग्स इज फाउंड इन आइदर द सॉलिड लिक्विड और गैसेस स्टेट, मतलब हमारे सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंस पाए जाते हैं वो या तो सॉलिड लिक्विड या फिर गैस स्टेट में होते हैं। इन द पास्ट, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि साइंटिस्ट जे विलार्ड गिब्स ने ये शो किया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज उनके फिजिकल स्टेट और उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या दिया है। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया है, इसमें क्या है, पॉइंट्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, एग्जाम्पल, शेप, वॉल्यूम। जिसमें एग्जाम्पल, सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है, अ पीस ऑफ आयरन मतलब लोहे का टुकड़ा। शेप, इसका शेप कैसा होता है, देखिए हैज़ अ शेप ऑफ इट्स ओन, रिटेन शेप नो मैटर हाउ इट इज केप्ट, मतलब इसका अपना खुद का शेप होता है, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप इसको कैसे रखते हैं, इसका जो शेप है वही बना रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। वॉल्यूम क्या है इसका, हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम है ना जो निश्चित होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। एंड सॉलिड्स लाइक शुगर सैंड व्हेन poured ऑन अ फ्लैट सरफेस फॉर्म अ हीप,
और सॉलिड्स जैसे कि शुगर और सैंड, जब आप इसको फ्लैट सरफेस पे डालेंगे ना तब इनका ढेर बन जाता है। हीप मतलब क्या होता है, ढेर। ठीक है, अब लिक्विड्स का एग्जांपल देखते हैं। क्या है, वाटर, स्पिरिट, ऑयल। और इनका शेप डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। मतलब लिक्विड्स का कोई अपना शेप नहीं होता है, आप उसको जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उसी का शेप ले लेता है। ठीक है, फिर इसका वॉल्यूम क्या है, इट हैज़ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, मतलब इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। occupies definite portion of a container, spreads on a flat surface on pouring, flows downward along a slope। मतलब वह कंटेनर के डेफिनेट पोर्शन को ऑक्यूपाइज करता है और जब हम इसको फ्लैट सरफेस पे गिराते हैं तब वो फ्लोज डाउनवर्ड अलोंग अ स्लोप, मतलब जिधर ढलान रहती है ना उधर ही वो बह के जाता है। देखिए पानी को हम अगर नीचे गिराएं फ्लैट सरफेस पे तो वो किधर बह के जाएगा, जिधर उसको ढलान मिलेगी उधर बह के जाएगा। तो यहाँ पे वही दिया है। फिर यहाँ पे देखिए गैस का एग्जाम्पल क्या है, एयर। शेप डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, ऑक्यूपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस। मतलब एयर का कोई अपना शेप नहीं होता है, इसको जितना भी स्पेस मिले वो सबको ऑक्यूपाई कर लेता है। वॉल्यूम डज नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, और इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है। ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर इट्स वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस। मतलब जब क्लोज्ड कंटेनर के एयर के प्रेशर को चेंज किया जाता है तब उसका वॉल्यूम भी चेंज होता है। इट मीन्स कंटेनर में जो भी गैस भरा है अगर उसके प्रेशर को हम चेंज करें तब उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यू हैव लर्न दैट चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज एन इफेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट इन इट। ऑन गेनिंग हीट द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। मतलब जब सब्सटेंस को गर्म किया जाता है तब वह सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज होता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सब्सटेंस कूल्स डाउन लॉसेस हीट। मतलब जब सब्सटेंस ठंडा होता है तब इट चेंजेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, तब वह गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कैन यू टेल। देखिए इसमें क्या दिया है ना कि जब हम वाटर को स्टोव पे रखते हैं तो क्या वह तुरंत गैस बनने लगता है, या फिर जब हम वाटर को फ्रिज में रखते हैं तो क्या वह तुरंत आइस बनने लगता है। ऐसा नहीं होता है। जब हम पानी को स्टोव पे रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो गैस बनता है, और जब हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो आइस बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट को गेन करता है और तब जाके वो गैस बनता है। वैसे ही जब पानी एक स्पेसिफिक अमाउंट में ठंडा होता है तब जाके वो आइस बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है देखिए, हाउ डू वी टेल हाउ हॉट और हाउ कोल्ड अ सब्सटेंस इज। हम ये कैसे बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म या फिर कितना ठंडा है, तो उसका जवाब है थर्मामीटर। थर्मामीटर की हेल्प से हम बता सकते हैं कि वो सब्सटेंस कितना गर्म या फिर कितना ठंडा है। देखिए यहाँ पे दिया है द टेम्परेचर एंड अ थर्मामीटर। मतलब थर्मामीटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, टेम्परेचर को मापने के लिए, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। व्हेन अ सब्सटेंस गेट्स हीट इट बिकम्स वार्म एंड देन हॉट। वी पुट आवर हैंड और फिंगर इन द वाटर टू जज हाउ हॉट इट इज़, बट दैट इज़ नॉट एन एक्यूरेट मेजर। बिसाइड्स इफ द सब्सटेंस इज़ वेरी हॉट वी कुड गेट स्कल्डेड। देखिए जब हम सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो पहले वो वार्म होता है, उसके बाद हॉट हो जाता है, और उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने फिंगर या फिर उसमें हाथ को डालते हैं। लेकिन ये कोई एक्यूरेट मेज़र नहीं है।
और इसके अलावा अगर पानी ज़्यादा गर्म हुआ तो हमारे हाथ भी जल सकते हैं। अ थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? थर्मामीटर का। और हम टेम्परेचर को किस में मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। ठीक है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर अवेलेबल, और कई टाइप्स के थर्मामीटर अवेलेबल हैं, लेकिन अभी के समय में डिजिटल थर्मामीटर आर फ्रिक्वेंटली यूज। ज़्यादातर डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे है डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है। और ये वाला एक थर्मामीटर है जिसमें क्या होता है? मर्क्यूरी होता है यहाँ पे, ठीक है। और जब ये मर्क्यूरी ऊपर चढ़ता है तब हमें पता चलता है कि कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लेट्स ट्राई दिस। देखिए आपको क्या करना है, आपको लेबोरेटरी से एक थर्मामीटर लेना है, और वो थर्मामीटर देखिए ऐसा होता है जिसमें ये जो बल्ब होता है ना, इसमें क्या भरी होती है? मर्क्यूरी भरी होती है। और जब ये मर्क्यूरी कुछ ऊपर तक जाती है तब हमें पता चलता है कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है, मतलब वहाँ के एयर का टेम्परेचर कितना है। और फिर आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे दिया है कि आपको उस थर्मामीटर को वाटर में डालना है, और आपको उसे ऐसे डालना है कि जो उसका बल्ब है ना वो पानी के अंदर होना चाहिए। फिर आप उसके टेम्परेचर को देखिए, और यही एक्टिविटी आप गर्म पानी और ठंडे पानी के साथ या फिर आइस मतलब बर्फ़ के साथ कीजिए, और फिर वो टेम्परेचर को नोट कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे बॉइलिंग वाटर, इसका टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब फ्रीजिंग वाटर, इसका टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। एयर विंटर नाइट कितना? लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस। एयर समर आफ्टरनून मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस। इनसाइड अ फ्रिज, फ्रिज के अंदर कितना टेम्परेचर होता है? लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। एंड इनसाइड द फ्रीज़र, फ्रीज़र के अंदर लेस देन -18 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बॉइलिंग। देखिए वाटर इज़ कंटिन्यूसली इवोपरेटिंग, मतलब जो वाटर है वो कंटिन्यूसली इवोपरेट होते रहता है। इट मीन्स गैस में चेंज होते रहता है। और हमें पता है कि जो फर्श पे वाटर गिरा होता है वो अपने आप ही धीरे धीरे करके सूख जाता है। दिस इवोपरेशन अकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, और यह इवोपरेशन सरफेस ऑफ द वाटर मतलब वाटर के सरफेस से होता है। वॉट हैपन्स व्हेन वाटर बॉइल, देखिए जब हम वाटर को गर्म करते हैं तब क्या होता है? जो पानी है वो गर्म होता है, जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और इवोपोरेट्स वो जल्दी से जल्दी होने लगता है, मतलब एट अ फास्टर रेट। देखिए यहाँ पे स्लोली मतलब धीरे धीरे होता है, लेकिन जब वो गर्म होता है तब वह जल्दी जल्दी होने लगता है। When water kept on a stove attains a particular temperature or level of heat, then evaporation takes place in all parts of the body of water. Then we see water bubbles rising at faster and faster rate to the surface and steam mixing in the air. This is called boiling of water or ebullition. देखिए जब हम पानी को स्टोव पे रखते हैं तब वो गर्म होने के बाद उसमें से बबल्स उठने लगते हैं, और फिर वो जो है वो इवोपोरेट होने लगता है, मतलब उसका जो स्टीम है वो एयर में मिक्स होने लगता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग ऑफ वाटर और इवोल्यूशन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कंडेंसेशन क्या होता है? जब वाटर वेपर ठंडा होकर फिर वाटर बन जाता है तब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम ऑल्सो टेक्स प्लेस एट 100 डिग्री सेल्सियस। और स्टीम मतलब उस भाप का कंडेंसेशन कितने टेम्परेचर पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इट मीन्स दैट द बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर आर वन एंड द सेम। इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर दोनों क्या है? सेम है। लेट्स ट्राई दिस। क्या ट्राई करना है? देखिए टेक सम वाटर इन अ बीकर, आपको एक बीकर में थोड़ा पानी लेना है, एंड प्लेस अ थर्मामीटर इन इट, फिर इसके अंदर थर्मामीटर को रखिए। हीट द बीकर ऑन अ स्पिरिट लैम्प, आपको स्पिरिट लैम्प पे उस बीकर को गर्म करना है।
नोट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फिर उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसको आप नोट कीजिए। रिपीट द एक्टिविटी एडिंग सॉल्ट और शुगर टू द वाटर एंड नोट द बॉइलिंग पॉइंट अगेन। और फिर आपको यही एक्टिविटी कब करना है, उसमें सॉल्ट या फिर शुगर को ऐड करके, और फिर आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसको नोट कीजिए। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम इट, आपको इससे क्या पता चलता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रीजिंग। द वाटर केप्ट इन अ फ्रीज और ऑन आइस बिकम्स कूलर एंड कूलर, दैट इज इट्स टेम्परेचर फॉल्स। देखिए जब हम पानी को फ्रिज में रखते हैं या फिर बर्फ के ऊपर रखते हैं तब वह ठंडा होते जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है पानी का वो कम हो रहा है। ठीक है, एट अ सर्टन टेम्परेचर वाटर डज नॉट गेट एनी कूलर बट स्टार्ट फ्रीजिंग एंड फॉर्म्स आइस। और एक टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद वाटर ठंडा ना होके वो क्या होता है, फ्रीज मतलब जमने लगता है। द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फिर देखिए आगे क्या है, द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कैन फॉल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज अराउंड -18 डिग्री सेल्सियस। इट इज रीड एज -18 डिग्रीज सेल्सियस। देखिए जो टेम्परेचर है सब्सटेंस का वो 0 डिग्री के नीचे भी जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जो फ्रीजर होता है ना उसके अंदर का टेम्परेचर कितना होता है, -18 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 से भी नीचे। और इसको कैसे पढ़ा जाता है, -18 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है, व्हेन आइस गेट्स हीट इट स्टार्ट मेल्टिंग और चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट अगेन। मतलब जब आइस मतलब बर्फ गर्म होता है तब वह मेल्ट होने लगता है और फिर वो लिक्विड स्टेट में दोबारा से चेंज होता है। और जो आइस है वह 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। इट मीन्स दैट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर वन एंड द सेम। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर दोनों क्या है, सेम है। Each substance has a specific boiling point which is also its condensation point। मतलब हर सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है और यही उसका कंडेंसेशन पॉइंट भी होता है। एंड फिर नेक्स्ट क्या है, इट्स सब्सटेंस हैज अ स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट विच इज द सेम एज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब हर सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। देखिए यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है कि द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस बॉइल्स व्हाइल हीटिंग इज द सेम एज द टेम्परेचर एट विच इट कंडेंस व्हेन इट इज cooled. Similarly, the temperature at which a substance freezes while cooling is the same as the temperature at which it melts when it is heated. देखिए इसमें क्या दिया है कि कोई सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे बॉईल होता है उसी टेम्परेचर पे वो कंडेंस भी होता है। वैसे ही कोई सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे फ्रीज होता है उसी टेम्परेचर पे वो मेल्ट भी होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसे आप खुद से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है, सब्सटेंस है, फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, वेरियस यूजेस ऑफ चेंजेस इन फिजिकल स्टेट। मतलब जब सब्सटेंसेस के फिजिकल स्टेट्स चेंज होते हैं तब उनका यूज़ क्या है। ये देखिए यहाँ पे कैंडल्स आर मेड बाय मेल्टिंग पैराफिन वैक्स। कैंडल्स कैसे बनता है, जब पैराफिन वैक्स को मेल्ट करते हैं तब। फिर सेकेंड वन क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू मेक आइसक्रीम एंड टू कीप इट फ्रोजन। मतलब जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में या फिर उसको फ्रोजन मतलब ताज़ा रखने में। फिर थर्ड वन क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज इन एनिमल हस्बेंड्री। और लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है किसमें, एनिमल हस्बेंड्री में। फिर फोर्थ वन क्या है, सैंड
इज मेल्टेड टू मेक ग्लास, और जो सैंड होता है बालू, इसको मेल्ट करके क्या बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं, मतलब कांच बनाया जाता है। मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर मेल्टेड टू मेक ऑर्नामेंट्स, और मेटल्स जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, इनको मेल्ट किया जाता है किस लिए, ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरीज वगैरह बनाने के लिए। आयरन इज मेल्टेड टू मेक टूल्स, और आयरन को मेल्ट किया जाता है किस लिए, टूल्स बनाने के लिए, मतलब आयरन से कई तरह के टूल्स बनते हैं ना, तो इसलिए आयरन को क्या किया जाता है, मेल्ट करके उसके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है जिसे आपको करना है। देखिए, आपको एक क्रशबल में सैंड लेना है थोड़ा सा, और फिर उसमें आयोडीन के कुछ टुकड़े डालने हैं, और फिर आपको ग्लास का एक फनल लेना है और उसको ना ऐसे उल्टे करके रखना है। देखिए यहाँ पे कैसे ये उल्टा करके रखा हुआ है, और फिर ये जो इसका मुंह है ना, इसमें रुई का टुकड़ा लेके रुई की गोली बना के आप इसका मुंह पूरा ऐसे कवर कर दीजिए, और उसके बाद फिर आप इसको स्पिरिट लैंप या फिर बर्नर पे गर्म कीजिए। तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आयोडीन क्रिस्टल डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग बट चेंज डायरेक्टली टू द गैसेस स्टेट। मतलब जो आयोडीन के क्रिस्टल है ना, वो मेल्ट ना होकर क्या होंगे, डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएंगे। When the fumes of iodine hit the walls of the funnel, they cool to form solid crystal of iodine and stick the funnel walls. फिर देखिए, जब ये गैस ऐसे ऊपर जाते हैं ना, तब ये ग्लास का जो फनल है इसके वॉल से टकराते हैं, और फिर ठंडे होकर इसी ग्लास के फनल के वॉल्स में चिपक जाते हैं। ठीक है, thus on heating iodine does not melt and change to a liquid but directly changes to the gaseous state। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने उसको गर्म किया तब आयोडीन मेल्ट ना होकर के वह किसमें चेंज हो गया, डायरेक्टली गैस में चेंज हो गया। द चेंज ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू अ गैस और वेपर विदाउट फर्स्ट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन, जब सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ये आपको याद रखना है। फिर हम देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ऑन ओपनिंग अ बॉक्स ऑफ कैम्पर। देखिए जब आप कपूर के बॉक्स को जब ओपन करते होंगे तब उसका स्मेल आसपास में फैल जाता होगा, है ना, आपको उसकी स्मेल आने लगती होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कैम्फर होता है ना, वो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। फिर देखिए यहाँ पे आगे क्या दिया है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। जैसे अ ग्लास, आप कैसे फाइंड करेंगे कि ये प्लास्टिक का बना है, स्टील का बना है या फिर ग्लास का बना है। और रॉड आयरन का है कि एल्यूमिनियम का है। डोर वुड का है या फिर ग्लास का है। और वाइट पाउडर सॉल्ट है या फिर चॉक पाउडर है। ये सब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए आपको हर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जैसे अभी हम बात करें वुड की, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये हार्ड होता है, हार्डनेस इसकी प्रॉपर्टी है। वैसे ही बहुत सारे सब्सटेंस है जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, तो इसमें हम सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ब्रिटलनेस। तो ये क्या होता है, देखिए व्हाट विल हैपन इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सब्सटेंसेस लाइक चॉक, ब्रिक, एलम, ग्लास और अ राजगीरा वड़ी। देखिए ये जो सारे सब्सटेंसेस है, जैसे कि चॉक हो गया, ब्रिक मतलब ईंट, एलम मतलब फिटकरी, ग्लास मतलब कांच, और राजगीरा वड़ी ये क्या होता है, रामदाने के जो लड्डू होते हैं ना वो। अगर इन सारे सब्सटेंसेस पे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तब वो क्या होगा, ठीक है। दिस सब्सटेंसेस ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस और पार्टिकल्स। तो ये सारे सब्सटेंसेस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। सच सब्सटेंसेस आर सेड टू बी ब्रिटल। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, ब्रिटल। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। और सब्सटेंसेस की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस। आपको क्या करना है, एक लोहे का कील लेना है। देखिए जैसे ये लोहे की कील इसने ली हुई है, और फिर आपको कार्डबोर्ड शीट, वेट मड मतलब गीली मिट्टी, और फिर लकड़ी का टुकड़ा लेना है। अब आप क्या कीजिए, उस कील को वो तीनों में घुसाने की कोशिश कीजिए।
तब आप देखेंगे कि जो वेट मड है ना उसमें बहुत ही ईजिली वो कील घुस जाएगा, लेकिन जब आप कार्डबोर्ड शीट में उसको घुसाएंगे तब आपको थोड़ा ज़्यादा फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा, और जब आप लकड़ी के टुकड़े में उसे घुसाएंगे ना तो आपको थोड़ा और ज़्यादा फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा उसमें घुसाने के लिए। तो ये सब क्यों हुआ? ओनली बिकॉज ऑफ हार्डनेस। तो सब्सटेंसेस की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? हार्डनेस। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि जो वुड होता है, लकड़ी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? हार्डनेस। ये यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलास्टिसिटी। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? स्ट्रेच अ रबर बैंड एंड लेट इट गो और अप्लाई प्रेशर ऑन अ पीस ऑफ स्पॉन्ज एंड रिलीज इट। देखिए जो रबर बैंड होता है ना, जब आप उसको खींचेंगे तब वो अपने स्टेट को चेंज करेगा, लेकिन जब आप उसको छोड़ देंगे तब वो फिर जैसे था वैसे हो जाएगा। वैसे ही स्पॉन्ज के साथ भी होता है, जब आप उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तब वो नीचे तक जाएगा, लेकिन जब आप उसे छोड़ देंगे तो फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो सब्सटेंसेस की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। मतलब जो सब्सटेंस फोर्स अप्लाई करने पे अपने स्टेट को चेंज करता है और फिर जब हम फोर्स को हटा देते हैं तब वो फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो सब्सटेंसेस की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फ्लूइडिटी। आपको क्या करना है? देखिए टेक अ फ्लैट मेटल शीट, मतलब आपको मेटल शीट लेना है, जैसे कोई पतरा उतरा होता है ना वो लेना है नोटबुक के साइज का, और फिर आपको उसको ऐसे ढलान में करके रखना है। देखिए जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर से पानी डालिए, शहद डालिए और फिर गम डालिए। तब आप क्या देखेंगे? जो पानी है वो फ्लो हो जाएगा, जिधर ढलान होगी ना वो उधर ही बह के आएगा, और जो शहद है वो भी जिधर ढलान होगी उधर ही बह के जाएगा। गम के साथ भी ऐसा ही होता है। तो सब्सटेंसेस की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर की प्रॉपर्टी क्या है तो आप क्या बताएंगे? फ्लूइडिटी। फूड की प्रॉपर्टी क्या है? हार्डनेस। और जो चॉक है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? ब्रिटलनेस। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे आगे क्या दिया है? इफ़ टू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज। देखिए अगर सेम साइज के दो ब्लॉक लिए जाए, एक वुडन का और एक आयरन का, मतलब एक लकड़ी का और एक लोहे का, और फिर उसको तराजू पे जब तोलेंगे ना तब आप क्या देखेंगे कि जो लोहे वाला ब्लॉक होगा वो ज़्यादा भारी होगा एज कंपेयर टू वुड वाला, मतलब लकड़ी वाला हल्का होगा आयरन से। ऐसा क्यों हुआ? दोनों का वॉल्यूम तो सेम है लेकिन दोनों का वेट क्यों अलग अलग है? क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग है, इसलिए जो आयरन है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए तो वो भारी है, और जो वुड है उसकी डेंसिटी कम है इसलिए तो वो हल्का है। तो यहाँ पे वॉल्यूम सेम होते हुए भी उनकी डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से एक सब्सटेंस भारी है और एक सब्सटेंस हल्का है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्युबिलिटी। तो ये क्या होता है? टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। आपको एक ग्लास में पानी लेना है और फिर उसमें सॉल्ट डालना है, फाइन सैंड मतलब महीन बालू डालने हैं, एंड शुगर टू इट, फिर उसमें शक्कर डालना है और फिर आप उसे उसमें घोलने की कोशिश कीजिए। तब आप क्या देखेंगे? जो सॉल्ट और शुगर है वो तो पानी में घुल जाएंगे, लेकिन जो फाइन सैंड है वो पानी में नहीं घुलने वाला। और फिर आपको यही एक्टिविटी केरोसिन के साथ भी करना है। तो कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो किसी किसी सब्सटेंस में ही घुल पाते हैं, जैसे कि जो सॉल्ट है वो पानी में तो इजीली घुल जाता है, लेकिन जब आप केरोसिन में उसको घोलेंगे ना तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होने वाला। तो डिसॉल्व होने की जो प्रॉपर्टी है इसे ही हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ गेटिंग डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ये बहुत ही ईजी है। देखिए आपने कांच देखा होगा, जब हम कांच के इस साइड से देखते हैं तो हमें उस साइड का भी दिखाई देता है। देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी। व्हेन वी लुक थ्रू अ सब्सटेंस एंड सी थिंग्स ऑन द अदर साइड, then that substance is said to be transparent. This property of the substance is called transparency. Glass, some types of plastic, clean water and air are transparent substances. मतलब वो substance
जिसके थ्रू हम उसके दूसरे साइड की चीज़ों को देख सकते हैं, तो वो सब्सटेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। और सब्सटेंसेस की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। देखिए जैसे ग्लास हो गया और कुछ टाइप के प्लास्टिक, क्लीन वाटर और एयर, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस हैं। फिर उसके बाद देखिए हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सब्सटेंसेस लाइक कॉपर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम आर कॉल्ड मेटल्स। देखिए सब्सटेंसेस जैसे कि कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सबको क्या कहा जाता है, मेटल्स। मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स डीप इनसाइड द अर्थ। और ये जो मेटल्स है ना, ये अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट आर प्रोसेस टू ऑब्टेन द मेटल। और ये मेटल इतनी इजीली नहीं मिलते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके ये मेटल मिलते हैं। मतलब अर्थ के अंदर से तो वो मिनरल्स निकाले जाते हैं, फिर जब उन मिनरल्स का प्रोसेस किया जाता है तब जाके मेटल्स मिलते हैं। इन डेली लाइफ मेटल्स हैव वेरियस इंपॉर्टेंट यूजेस। और हमारी डेली लाइफ में मेटल्स का बहुत सारा इंपॉर्टेंट यूज है। लेट अस स्टडी सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो अब हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है। क्या दिया है, आपको कॉपर या फिर एल्यूमिनियम वायर का टुकड़ा लेना है और फिर आप उसको हथौड़े से पीटिए। तो जब आप उसको बार बार पीटेंगे ना तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, वो फ्लैट हो जाएगा और फिर एक थिन शीट, मतलब एक पतला सा शीट बन जाएगा। ठीक है, तो मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी। मतलब जब मेटल्स को हम पीटते हैं और वो फिर शीट बन जाता है, तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, मेलेबिलिटी। यह आपको याद रखना है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि जो हॉट आयरन होता है, अगर उसको कंटिन्यूअसली हथौड़े से उस पर मारते रहेंगे तब क्या बनता है, एक थिन शीट, मतलब एक पतली सी चादर जैसे बन जाती है। और आपने लोहार की दुकान पे भी देखा होगा कि वह लोहे को, गर्म लोहे को जब खूब मारता है हथौड़े से, तब जाके वो क्या होता है, स्ट्रेच होता है, मतलब फैलता है। और देखिए जो लोहे की छड़ होती है ना, अगर उसको गरम करके और पलटते पलटते उस पर मारा जाए तब वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, जिससे वायर बनाया जा सकता है। और देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मेटल्स कैन बी स्ट्रेच एंड ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब मेटल्स को स्ट्रेच करके उनसे वायर बनाया जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देखिए मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम और मेटल जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, प्लैटिनम हो गया, इनसे फाइन वायर्स, मतलब पतले वायर्स बनाए जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है। क्या है, वाई आर द इलेक्ट्रिक बोर्ड्स फिटेड ऑन द वॉल मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड। मतलब जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं जो हमारे घर की दीवारों पे लगे होते हैं, वो प्लास्टिक या फिर लकड़ी के ही क्यों बने होते हैं। इसका आंसर बहुत ही ईजी है, ये आपको खुद से ढूंढना है। और इसका आंसर अगर आप अपने घर के किसी बड़े से पूछेंगे ना तो वो आपको बता देंगे। फिर द हैंडल ऑफ अ कुकर इज मेड ऑफ प्लास्टिक बाय। और जो कुकर का हैंडल है वो प्लास्टिक का क्यों बना होता है, इसका भी आंसर बहुत ही इजी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपको इसका आंसर आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू मेटल्स। मतलब इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स के थ्रू फ्लो होती है। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। मतलब जो सभी मेटल्स है वो कम या ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी सभी मेटल्स के थ्रू फ्लो हो सकती है। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, even when a piece of metal is heated at one place the whole of it becomes hot. It shows that metals allow heat to flow through them. This property is called thermal conductivity. देखिए किसी मेटल के टुकड़े को अगर हम एक जगह पे गरम करें तब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो वो पूरा मेटल गरम हो चुका होगा। इसका मतलब क्या हुआ,
जो हीट है वो फ्लो हुआ उस टुकड़े पर, ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। इट मीन्स जो मेटल्स होते हैं उनकी एक और प्रॉपर्टी है, क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है मेटल्स हैव टिपिकल साइन और लस्टर, मतलब जो मेटल्स होते हैं ना उनकी अपनी एक अलग ही चमक होती है। एवरी मेटल्स हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर बाय विच इट कैन बी आइडेंटिफाई, और जो मेटल्स होते हैं हर एक मेटल्स का अपना एक कलर होता है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्राई दिस, क्या ट्राई करना है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, प्लग द स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ तानपुरा और वीणा, रिंग अ बेल और हिट अ स्टील बॉक्स विथ अ मेटल स्पून। देखिए जो तानपुरा और वीणा होते हैं ना उनके तारों को आप छेड़िए, रिंग अ बेल घंटे को बजाइए, और स्टील का बॉक्स उस पे आप मेटल के स्पून से मारिए, तब आप क्या देखेंगे कि उसमें से अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। स्ट्राइक अ वुडन टेबल और अ मार्बल फ्लोर विथ अ वुडन स्टिक, और लकड़ी के स्टिक से जो वुडन टेबल है मतलब लकड़ी का मेज, और मार्बल फ्लोर मतलब पत्थर का फ्लोर, आप उस पर मारिए। नोट द डिफरेंस इन द साउंड्स प्रोड्यूस इन द टू केसेस, और इन दो केसेस में जो डिफरेंस है साउंड्स में उनको आप नोट करिए। मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, जो मेटल्स होते हैं उनमें से कैसे साउंड आती है, रिंगिंग की, जैसे खन खन की आवाज़ होती है ना वो। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द सिनोरिटी ऑफ मेटल्स, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, सिनोरिटी। ये देखिए यहाँ पे यूजेस ऑफ मेटल्स, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, इट मीन्स हमेशा याद रखें, क्या याद रखना है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन और एट एनी अदर टाइम डू नॉट टच द एक्सपोज इलेक्ट्रिक वायर्स और मेटल पार्ट्स। देखिए रेनी सीजन में या फिर किसी और टाइम में जो एक्सपोज इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं या फिर मेटल के पार्ट्स उनको टच नहीं करना चाहिए। कीप ऑल इलेक्ट्रिक लैंप्स और अदर अप्लायंसेस स्विच्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज, और अगर आपको यूज़ ना हो तब जो इलेक्ट्रिक लैंप्स है या फिर कोई और अप्लायंसेस उनको स्विच ऑफ कर दें। जैसे कि जो टीवी होता है ना वो आप रिमोट से तो बंद कर देते हैं, लेकिन आप उसके मेन स्विच को बंद करना भी मत भूलिए। इट हैज़ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी बिसाइड्स प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम एनी पॉसिबल डेंजर, और ये हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने में। इसके अलावा ये हमें जो पॉसिबल डेंजर है मतलब जो खतरे हैं उनसे भी हमें ये बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। आस्क योर सीनियर्स एट होम टू चेक द इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड फिटिंग इन द हाउस पीरियोडिकली, और अपने घर के बड़ों को समय समय पर इलेक्ट्रिक वायरिंग को चेक करने के लिए कहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सालों तक कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग को चेक ही नहीं करवाता, कुछ नहीं करवाता, फिर लास्ट में क्या होता है, एक दिन कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनको कहिए कि समय समय पर जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है उसकी जांच होते रहनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा, तो ये आप खुद से पढ़ लेना। और जो क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।